नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं युवाल नोआ हरारी की बहुत ही चर्चित किताब सेपियंस, मानव जाति का संक्षिप्त इतिहास के सारांश पर। यह किताब देखती है कि हम होमो सेपियंस कैसे गुमनाम से जानवर से इस ग्रह के सबसे प्रभावशाली जीव बन गए। हाँ, बिल्कुल। तो आज कोशिश रहेगी कि मानव इतिहास के उन खास मोड़ों और आइडियाज को समझें जिन पर हरारी ने जोर दिया है, खासकर वो 4 बड़ी क्रांतियां जिन्होंने हमें आज जो हम हैं वो बनाया। चलिए इस पर बात करते हैं। बिल्कुल। ये स्रोत हमें 4 खास पड़ावों से रूबरू कराता है। पहली संज्ञानात्मक, फिर कृषि, फिर एकीकरण और आखिर में वैज्ञानिक क्रांति। और हाँ, ये भविष्य की तरफ भी देखता है कि आगे क्या हो सकता है। अच्छा, तो पहली क्रांति से शुरू करते हैं, संज्ञानात्मक क्रांति। ये हुई करीब 70,000 साल पहले। इसमें क्या था ऐसा जिसने सब बदल दिया? अमूर्त सोच, भाषा। हाँ, ये सब तो था ही, लेकिन जो सबसे क्रांतिकारी बात थी वो थी हमारी क्षमता बड़े समूहों में सहयोग करने की। और ये सहयोग कैसे संभव हुआ? साझा विश्वासों, मिथकों, कहानियों के जरिए। मतलब ऐसी चीजों पर यकीन करना जो असल में दिखती नहीं। कहानियों के जरिए। हाँ, स्रोत कहता है कि इसी क्षमता ने हमें होमो सेपियंस को निएंडरथल जैसी दूसरी मानव प्रजातियों पर बढ़त दिलाई। यहाँ तक कि गपशप, हाँ गॉसिप, उसका भी बड़ा रोल था समाज बनाने में, लोगों को जोड़ने में। कमाल है, मतलब गपशप और कहानियों ने हमें आगे बढ़ाया। फिर आया दूसरा बड़ा मोड़, कृषि क्रांति, लगभग 10,000 साल पहले, जब हमने शिकार छोड़कर खेती करना शुरू किया। आबादी बढ़ी, गांव बसे, शहर बने। लेकिन किताब इसे इतिहास का सबसे बड़ा धोखा क्यों कहती है? ये थोड़ा अजीब नहीं? हाँ, ये सुनने में थोड़ा चौंकाता है ना? देखिए, खेती से अनाज तो ज्यादा मिलने लगा, ये सच है। पर हरारी का तर्क है कि आम इंसान की जिंदगी जरूरी नहीं कि बेहतर हुई हो, बल्कि हुआ ये कि काम के घंटे बढ़ गए, नई बीमारियां फैलने लगी और समाज में ऊंच नीच, मतलब अमीर गरीब का फर्क गहरा हो गया। अच्छा। और एक बहुत ही दिलचस्प विचार ये है कि हमने गेहूं, चावल या जानवरों को पालतू बनाया या फिर उन्होंने हमें। जैसे गेहूं ने हमें मजबूर कर दिया कि हम एक जगह टिकें, उसकी देखभाल करें, उसे फैलाएं। तो एक तरह से गेहूं ने हमें पालतू बना लिया। वाह, गेहूं ने हमें पालतू बनाया। ये तो सोचने का बिल्कुल नया नजरिया है। खैर, इसके बाद आया मानव जाति का एकीकरण। इसमें साम्राज्य, पैसा, धर्म, ये सब चीजें कैसे फिट होती हैं? ये सब भी एक तरह से बड़े पैमाने पर सहयोग के नए तरीके थे, और ये भी टिके थे साझा कल्पनाओं पर ही। साझा कल्पनाओं पर? जैसे पैसा। पैसा क्या है? कागज का टुकड़ा या धातु? नहीं, ये बस एक आपसी भरोसा है कि दूसरे लोग इसे स्वीकार करेंगे। या साम्राज्य, वो क्या है? बस एक राजनीतिक कहानी जिसे लाखों लोग मानते हैं। धर्म, ईश्वर या नियमों की एक साझा कहानी। तो इन मिथकों ने, इन साझा विश्वासों ने अजनबियों को भी एक साथ लाया। व्यापार करना, बड़े समाज बनाना संभव हुआ। सही बात है। आज भी तो हम ऐसे ही साझा विश्वासों में जी रहे हैं। कंपनियां, राष्ट्र, ये सब। बिल्कुल। और फिर आई चौथी क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति, करीब 500 साल पहले। किताब कहती है भी इसकी शुरुआत हुई ये मानने से कि हमें नहीं पता। हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। अज्ञानता की स्वीकृति, इग्नोरमस, मतलब हम नहीं जानते। इसी सोच ने हमें खोज करने, सवाल पूछने के लिए उकसाया। और नतीजा, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, अर्थव्यवस्था, सब में जबरदस्त तरक्की हुई। लेकिन स्रोत ये भी बताता है कि विज्ञान अकेले आगे नहीं बढ़ा। इसका पूंजीवाद और साम्राज्यवाद से भी गहरा नाता था। हाँ, बिल्कुल। विज्ञान को चाहिए था पैसा रिसर्च के लिए, खोज के लिए, और पूंजीवाद यानी मुनाफे को लगातार बढ़ाने और फिर से इन्वेस्ट करने की सोच, उसने ये पैसा दिया। साथ ही साम्राज्यवाद, मतलब नई जगहों पर कब्जा करना, नए संसाधन ढूंढना, इसने भी विज्ञान को बढ़ावा दिया। यूरोपीय देशों की समुद्री यात्राएं, नई दुनिया की खोज, इनको अक्सर शाही खजानों या व्यापारिक कंपनियों ने फंड किया। इससे विज्ञान भी बढ़ा और साम्राज्य भी फैले। तो विज्ञान, पैसा और ताकत, इनका एक मजबूत गठजोड़ बन गया। अब किताब हमें आज के दौर में लाती है और भविष्य की बात करती है। उपभोक्तावाद, एआई, बायोटेक्नोलॉजी। हाँ, और यहाँ वो फिर से खुशी वाला सवाल उठाते हैं। हमने इतनी शक्ति पाली है प्रकृति पर, बीमारियों पर, यहाँ तक कि अपने शरीर पर भी, पर क्या हम पहले से ज्यादा खुश हैं? स्रोत इस पर शक करता है। वो खुशी के इतिहास को भी टटोलता है। और भविष्य के लिए क्या संकेत है? भविष्य तो काफी अनिश्चित लगता है।
जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम शायद डिजाइनर बेबी बना सकें, या इंसान की क्षमताओं को बहुत ज्यादा बढ़ा सकें, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, हो सकता है वो हमसे ज्यादा समझदार हो जाए। हरारी इसे होमो डेयस बनने की संभावना कहते हैं, यानी इंसान जो देवता जैसी शक्ति पाले। लेकिन इसके नैतिक सवाल बहुत बड़े हैं। वाकई। तो इस पूरी कहानी का, इस लंबे सफर का निचोड़ क्या है? मुख्य बातें क्या हैं जो हमें समझनी चाहिए? मुझे लगता है सबसे बड़ा सबक तो यही है कि हमारी दुनिया, हमारा समाज काफी हद तक साझा कल्पनाओं पर बना है। पैसा, राष्ट्र, कानून, मानवाधिकार, ये सब असल में क्या है? ये कहानियां हैं जिन पर हम सब यकीन करते हैं। सही। और इतिहास को चलाने वाली ताकतें सिर्फ महान नेता या युद्ध नहीं होते, बल्कि ये अदृश्य सिस्टम और हमारे साझा विश्वास होते हैं। दूसरी अहम बात, तरक्की और शक्ति मिलने का मतलब ये नहीं है कि खुशी भी जरूर मिलेगी। ये एक जरूरी पॉइंट है जिस पर सोचना चाहिए। तो संक्षेप में कहें तो सेपियंस हमें दिखाता है कि कैसे कहानियों की ताकत और कुछ बड़ी क्रांतियों ने हमें एक मामूली जानवर से आज की इस जटिल, शक्तिशाली प्रजाति में बदल दिया। बिल्कुल। और ये किताब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर इतिहास हमें बताता है कि ज्यादा शक्ति हमेशा ज्यादा खुशी नहीं लाती, तो आज जब हम AI और जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसी तकनीकें विकसित कर रहे हैं जो हमें पहले से कहीं ज्यादा ताकत देंगी, तो इंसान होने के अनुभव और हमारी संतुष्टि के लिए इसके क्या मायने होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो भविष्य के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है।